चलो देखो, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, ध्यान से सुनो। स्टेप्स पढ़ रहे हैं, प्रोसेस पढ़ रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। फर्स्ट स्टेप पढ़ा हमने, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेकंड स्टेप, आइसोलेशन करने के बाद, आइसोलेशन कुछ एंजाइम्स की मदद से किया था, और उसको करने के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं और डीएनए को कट करते हैं। उसके बाद सेपरेशन करते हैं यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया था सब कुछ। फिर इसमें स्टेनिंग बताया था आपको, इथीडियम ब्रोमाइड यूवी एक्सपोजर देते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखने लगते हैं। इल्यूशन करते हैं, उसके बाद ये बताया था। एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट लास्ट क्लास में किया था हमने, फोर्थ स्टेप था जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और तो थोड़ा सा ध्यान देना, बीच में इधर उधर कहीं मत। सारा फोकस मुझे आप लोगों का यहाँ पर चाहिए आज की क्लास के लिए। बस ज्यादा नहीं, बस मुझे 30 मिनट दे देना, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट हम्म। क्या हुआ, ये नोट कर रहे थे कुछ? ठीक है, तो सुनो। मैं बोल रहा था आपको कि 30 मिनट के लिए एकदम बीच में कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेरी आए, मत पूछना, ठीक है। क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है राहुल? बस जरूरी ये है कि बीच में इंटरप्ट मत करना, ठीक है। तो कुछ भी आता है, लास्ट में पूछ लेना, आपको टाइम मिलेगा। आज की क्लास को ऐसे रहने दो कि मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस और पूरा फोकस यहाँ पर, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो सुनो, 4 स्टेप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम फिफ्थ स्टेप पर आ रहे हैं। फिफ्थ प्रोसेस, फिफ्थ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो फिफ्थ, अभी तक हमने देखा अभी, अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला है हमें, तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं क्या कराऊंगा, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा यूजिंग व्हाट, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा यूजिंग पीसीआर। अब मल्टीप्लाई भी कर दिया, फाइनल। अब क्या करें? अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट किया जाएगा, यानी कि ligation of that DNA fragment, ligation of that DNA fragment into what? Into a vector। किसमें? वेक्टर में, ठीक है। अब इसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? वेक्टर डीएनए कोई लेना पड़ेगा, और दूसरा जिसको जोड़ूंगा मैं किससे? अपना फॉरेन डीएनए, जिसके साथ इतनी देर से हम लोग काम कर रहे थे, है ना, जिसके साथ, जिसका हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, पीसीआर कराया। तो वो सब, इसको जोड़ने के लिए मुझे एक एंजाइम भी तो चाहिए होगा। और जरूरी है ये है कि दोनों को कट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया था मैंने फॉरेन डीएनए को कट करने के लिए, उसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज किया जाएगा। ये बताया था मैंने, वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए। तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करना ना भूले, ये बहुत जरूरी है। सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करना है। एक और चीज, भाई इनको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए जो चीज चाहिए हमें, वो कौन सा एंजाइम चाहिए? डीएनए लाइगेज। जोड़ने के लिए वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को जोड़ने के लिए चाहिए डीएनए लाइगेज। इतना सब कुछ करने के बाद, जब हमने वेक्टर डीएनए को फॉरेन डीएनए के साथ जोड़ा, तो ये अब बन चुका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। क्या बन चुका है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। चलो, आ गया समझ। आगे देखते हैं, सिक्स स्टेप। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बन गया, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का करें क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा जब ये बन चुका है, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं क्या करता हूँ, होस्ट में डालूंगा आगे, है ना। तो जो सिक्स स्टेप है इसमें, वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंजर्शन ऑफ
recombinant DNA into the host. Insertion of recombinant DNA into the host. अब क्या है कि मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब जो अभी तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला था, फॉर एग्जांपल ये है मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा, इसमें दो कलर क्यों यूज किए हैं भैया? कौन बताएगा दो कलर क्यों यूज किए हैं मैंने? वेरी गुड। एक वेक्टर डीएनए है और दूसरा फॉरेन डीएनए। और इधर को क्या बोल रहा हूं मैं? ये है अपना सेल है मान लो, और सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है। अब मुझे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मुझे कहाँ डालना है? इस न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर डाल। इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात पता है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और ये क्या है? होस्ट सेल है। तो होस्ट सेल के पास, मान लो इस केस में होस्ट सेल मैंने क्या लिया है? इस्चरेशिया कोलाई। तो होस्ट सेल के पास क्या होता है? होस्ट सेल के पास कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं। होस्ट सेल के पास कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हम हमारी बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन पैथोजन एंटर कर जाते हैं। तो जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पैथोजन एंटर कर जाते हैं, उस केस में हम लोग क्या खाते हैं? कुछ एंटीबायोटिक लेते हैं, क्योंकि उस केस में जो हमारी बॉडी है वो होस्ट की तरह काम कर रही है उस पैथोजन के लिए। तो हम उसको किल करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स खाते हैं, है ना? ऐसे ही होस्ट सेल कोई भी हो, उसकी बॉडी में उसको किल करने के लिए, कोई भी अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किल करने के लिए, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बाहर से आ रहा है, तो होस्ट सेल में एक एंटीबायोटिक होता है उस फॉरेन पार्टिकल को किल करने के लिए। तो ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई मेरे प्रोसेस के लिए। क्यों? क्योंकि मैं भी क्या कर रहा हूँ? मैं एक फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर रहा हूँ होस्ट सेल के अंदर। मैं एक फॉरेन डीएनए, फॉरेन पार्टिकल कहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ? होस्ट सेल के अंदर। तो होस्ट सेल कुछ ना कुछ अपना डिफेंस मैकेनिज्म लगाएगा, कोई अपना एंटीबायोटिक यूज करेगा। कोई ना कोई अपना एंटीबायोटिक यूज करेगा कि नहीं? कोई ना कोई अपना एंटीबायोटिक यूज करेगा। किसको किल करने के लिए? जो मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको किल करने के लिए। तो अगर उसने ऐसा कर दिया, एंटीबायोटिक्स की मदद से मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए किल कर दिया, तो इतना सब कुछ प्रोसेस करने का कोई फायदा? क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा? बताओ, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा इसमें? नहीं हो पाएगा ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? तो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है, आगे जाके अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हुआ? होस्ट सेल में जाके, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में चला तो गया, लेकिन जाने के बाद कोई रेप्लिकेट ही नहीं कर पाया वो। तो ये भी, इसे थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बोलोगे आप। तो अब क्या हो, मान लो कि यहाँ पर जो एंटीबायोटिक है ये पता लगाया मैंने सबसे पहले। इसका उपाय बता रहा हूँ क्या है। देखो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बोला एंटीबायोटिक। मान लो मैंने ये पता लगा लिया कि इसके पास कौन कौन सा एंटीबायोटिक है। एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक है इस होस्ट सेल के पास। अच्छा, इसको अब याद रखना, इसको मैंने यही छोड़ दिया। आगे देखो, आगे क्या है? आगे मैंने अब क्या ले लिया? एक ऐसा कल्चर प्लेट ले लिया, सब बड़ा सा। देखो, ये कल्चर प्लेट ले लिया। ठीक है, और एक और चीज, ये मान लो ये है आपका वो PBR 322 बताया था, याद आ रहा है? कहानी सुनाई थी जो। ये वेक्टर। ठीक है,
सुनो, तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये PBR 322 है, ठीक है। अच्छा, PBR 322 में यहाँ पर हमने दो साइट्स पढ़ी थी, ध्यान दो। यहाँ पर दो साइट्स पढ़ी थी। एक तो यहाँ पर जो साइट पढ़ी थी उसका नाम क्या था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और यहाँ पर एक साइट पढ़ा था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इधर भी ऐसे ही होगा फिर तो भैया। हाँ बिल्कुल, इधर भी क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। और इधर क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। चलो, अब एक बात समझो कि अब क्या आता है इस केस में, ये वाला वन वाले में क्या यूज करता हूं मैं, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करता हूं, ध्यान देना। वन वाले केस में ये दो आपको वेक्टर दिखते हैं, और दोनों ही वेक्टर कौन से हैं, अपने PBR 322। PBR 322 फर्स्ट वाले केस में मैं क्या यूज करता हूँ, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करता हूँ। और उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या नाम है, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, और उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है सेल 1। अगर मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेल 1 का यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि कौन सा वाला साइट पर ये कट करेगा। बाकी याद आया, इसीलिए वो कहानी सुनाई थी आपको। हाँ भाई, भूमि याद आ रहा है, सलमान सर। ठीक है। अरे, तुम्हें नहीं आएगा, ये देखो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था, या लास्ट टू लास्ट क्लास में, सेल 1 जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और सेल 1 का जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो कहाँ है, यहीं पर तो है। याद आ रहा है, तुमने वो याद करने को बोला था, मैंने याद किया था। हाँ, PBR 322 में, ये देखो दोबारा दिखाते हैं आपको। नहीं नहीं, मैंने रिपीट कर दी थी क्लास। ये मैंने यहाँ पर आपको बताए थे कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, टी टी ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो, अगर मैं सेल 1, क्या बोला, अगर मैं सेल 1 नाम का क्या यूज किया है मैंने, सेल 1 यहाँ पर है ना, तो टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंट जीन जो है वो गायब हो जाएगा इस केस में। ये बताया, अब समझ आया। ठीक है, तो देखो, सेल 1 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया। तो सेल 1 नाम का जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करता हूं मैं, तो ये सेल 1 नाम का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, ध्यान से देखो, कट लगाएगा इस वाले रीजन में। हाँ। अच्छा, अगर अगर मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जिसका नाम क्या है, PBU 1। ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम क्या है, PBU 1। तो वो कहाँ पर कट लगाएगा, बताओ भाई। ठीक है, ये देखो, तो पवन अमर सर के पास, देखो, तो ये बोला एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पर वो कट लगा है कि नहीं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पर कट लग गया है। तो इससे मुझे ये समझ आया कि और एक बात बताओ, फर्स्ट वाले केस में फॉरेन जीन कहाँ लगेगा, जहां कट लगा है, फॉरेन जीन कहाँ लगेगा, फॉरेन जीन आकर कहाँ बाइंड करेगा, यानी कि, हाँ, तो फॉरेन जीन आकर इधर बाइंड करेगा।
फॉरेन जीन आकर इधर बाइंड करेगा। इस केस में फॉरेन जीन कहाँ आकर बाइंड करेगा? एम्पिसिलिन वाले साइट पर। अब अगर एक बात समझो आप, तो क्या हुआ कि जो वन वाला है, वन वाले के पास क्या टेट्रासाइक्लिन होगा? क्या वन वाले के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है? नहीं। इसके पास क्या है, ये एक तरह का रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है विद एम्पिसिलिन, जिसके पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है कि नहीं है? ऐसा लिख सकते हैं। ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है विद एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। वही मैं ये बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये एक भी एक अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब मैं वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, मैं अब मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहा हूँ विद व्हाट, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, विद टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। चलो इतना समझ आ गया। और चलो ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। देखो, अब समझो, अब जब मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा होता हूँ, जब ये रिसर्च प्रोसेसेस में होते हैं, तो कई सारे ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते हैं जो मिक्सअप हुए पड़े हैं, है ना? कई सारे ऐसे जीन्स हैं जो मिक्सअप हुए पड़े हैं, मुझे पता ही नहीं लग पा रहा है, मुझे पता ही नहीं लग पा रहा है कि कौन सा वाला मुझे ये तो पता है कि होस्ट सेल के पास कौन सा एंटीबायोटिक है, यानी कि एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक है, ये तो पता है मुझे, होस्ट सेल के पास कौन सा एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन है, ये मैंने पता लगा लिया टेस्ट करके, डायग्नोसिस करके। लेकिन मैं ये मुझे ये नहीं पता, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरे पास इतने सारे हो गए हैं कि मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए अब मैं होस्ट सेल में डालूंगा कि वो जाके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, काम करेगा। क्योंकि अगर मैंने गलत ऐसा ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया होस्ट सेल में जिसके पास उसके उसके अगेंस्ट काम करने वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं, तो क्या वो ग्रो करेगा आगे? नहीं ग्रो करेगा ना। तो इसीलिए मुझे वो वाला, अब ये तो सब मिक्स हुए पड़े हैं, ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, दोनों क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। तो मैं दोनों को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करूंगा, दोनों को अलग कैसे करूंगा, डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? मैंने लिया एक कल्चर प्लेट, ध्यान से समझो, मैंने लिया एक ऐसा कल्चर प्लेट, और कल्चर प्लेट लेने के बाद क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पर एक कल्चर प्लेट लेने के बाद क्या किया मैंने, इस कल्चर प्लेट में, कल्चर प्लेट समझते हो ना सारे? पेट्री डिश। तो इसमें क्या डाल दिया, एक एंटीबायोटिक डाल दिया। कौन सा एंटीबायोटिक डाल दूं इसमें मैं टेस्ट करने के लिए? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन ही क्यों बोला आपने, टेट्रासाइक्लिन क्यों नहीं बोला? क्योंकि होस्ट सेल के पास क्या था, क्योंकि होस्ट सेल के पास एम्पिसिलिन था, राइट। ओके बढ़िया। अब देखो, यहाँ पर क्या डाल दिया है, अब आपको समझ आ चुका है कि भाई यहाँ पर है, यहाँ पर है एम्पिसिलिन, यहाँ पर ये लो, ये डाल दिया मैंने। पूरा जो पेट्री डिश है वो फिल हो चुका है, किससे, ये एम्पिसिलिन से फिल करता हूँ मैं, देखो ये एम्पिसिलिन से फिल। चलो, अब अब क्या ग्रो किया जा रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना शुरू कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला जा रहा है। ठीक है, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा ग्रो कर जाएगा और कौन सा ग्रो नहीं करेगा। तो मैंने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस तरह से डाल दिए हैं। अब क्या है कि इसके पास था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इसके पास था टेट्रासाइक्लिन, इसके पास था टेट्रासाइक्लिन, इसके पास था एम्पिसिलिन, इसके पास था टेट्रासाइक्लिन, इसके पास था टेट्रासाइक्लिन। अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा इसमें से ग्रो करेगा और कौन सा ग्रो नहीं करेगा? हाँ,
देखो इसके पास है एम्पिसिलिन, इसके पास है टेट्रासाइक्लिन, इसके पास एम्पिसिलिन, इसके पास टेट्रासाइक्लिन, इसके पास टेट्रासाइक्लिन, इसके पास टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। तो अब आपको ये पता चल गया, क्योंकि इसके पास कौन सा एंटीबायोटिक है। यहाँ पर ये जो कल्चर प्लेट है, इसके पास एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक है। तो कौन से वाले सिर्फ और सिर्फ ग्रो कर पाएंगे यहाँ? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट वाले ग्रो कर पाएंगे। यानी कि क्या ये ग्रो करेगा? नहीं, ये वाला भी नहीं ग्रो करेगा, ये वाला भी ग्रो नहीं करेगा, ये वाला भी नहीं ग्रो करेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब डाई कर जाएंगे। ये बात किसे समझ नहीं आई? सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आगे ये सभी को समझ? यस 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 डाल दो इतना। आ गया है अगर समझ तो। हेलो। क्या नहीं समझ आया भाई? देखो, कहाँ से दोबारा बताना है? यही तो समझना है। देखो देखो देखो, कल्चर प्लेट है। कल्चर प्लेट में आप आंसर करना, सिर्फ नीलिमा आंसर करेगी, ध्यान दो। कल्चर प्लेट में मैंने कौन सा एंटीबायोटिक डाला है? एम्पिसिलिन। तो उसके अगेंस्ट जिसके पास रेजिस्टेंट जीन है, वो ही सरवाइव कर पाएंगे। जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। तो अब आप मुझे बताओ, कौन कौन से किल हो जाएंगे और कौन कौन से बच जाएंगे? और एम्पिसिलिन वाले बच जाएंगे। तो मुझे पता चल गया, ये तो सारे मर ही गए, और ये क्या रह जाएंगे? ये दोनों बच जाएंगे बस। है कि नहीं है? ओ, तो इससे क्या हुआ भैया? आ गया ना आप समझ? इससे क्या हो गया? अब इससे क्या होगा कि ये वाले, अब मुझे कंफर्म ये पता चल गया, इसमें मुझे 0.1% डाउट भी नहीं है कि ये वाले तो कंफर्म ही जाकर, अगर मैं आंख बंद करके इसमें से निकाल के, इस कल्चर प्लेट में से निकाल के जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए उठाकर मैं क्या करूंगा, उठाकर अगर होस्ट सेल में डाल दूंगा आंख बंद करके, वो जाके ट्रांसफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? कर जाएगा, क्योंकि यही वो ही बचा है जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। और यहाँ पर भी क्या है? एम्पिसिलिन ही है। तो इजीली सरवाइव कर जाएगा होस्ट सेल में जाके। यही मुझे बात आप लोगों को समझानी थी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी को? हो गया। ठीक है। अब एक बात समझो। अब तो इजी है। देखो, अब एक बात समझो, क्योंकि जब मैं ये वाला, ये मान लो एम्पिसिलिन मैंने इधर इंसर्ट कर दिया सेल में। ठीक है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा है, आपने बोला हो जाएगा। तो क्या मैं इसको, अगर ये एम्पिसिलिन वाले को ट्रांसफॉर्मेंट बोल सकता हूँ? कोई दिक्कत? अगर मैं ट्रांसफॉर्मेंट्स बोल दूं तो कोई दिक्कत? क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आ, आगे जाके इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो पा रहा है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया इसको? ट्रांसफॉर्मेंट बोल दिया। कोई दिक्कत? बोलो। आ गया समझ? अब एक बात समझो, ये वाला जो है टेट्रासाइक्लिन, क्या अगर मैं इंसर्ट करूं इस होस्ट सेल में, तो क्या वो सरवाइव कर जाएगा? मान लो, वो तो डाई ही कर गए। तो इसको क्या बोल दिया मैंने? इसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोल सकते हैं क्या? हाँ भाई, समझे? अब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है भैया ट्रांसफॉर्मेंट, क्या होता है रिकॉम्बिनेंट, और क्या होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। आई होप आप लोगों को सब चीज क्रिस्टल क्लियर है। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बोलोगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेंट होता है। ठीक है। लेकिन सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्मेंट हो,
ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी है क्या कि सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्मेंट हो? नहीं। लेकिन हर ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए का रिकॉम्बिनेंट होना जरूरी है या नहीं है? है। हर ये बात देखो, हर ट्रांसफॉर्मेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट जरूर होगा, लेकिन हर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्मेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही आगे जाके ट्रांसफॉर्मेंट बोल रहा हूं मैं कब? अगर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास उस उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, जो एंटीबायोटिक होस्ट सेल के पास प्रेजेंट है, तो उससे उसे मैं क्या बोल दूंगा? ट्रांसफॉर्मेंट। यानी दोबारा सुनो, मान लो एक एंटीबायोटिक प्रेजेंट है किसी होस्ट सेल में, और उसके अगेंस्ट अगर कोई उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास, और वो इजीली जाकर होस्ट सेल में जाकर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है उसका, या ट्रांसफॉर्म हो सकता है, वो रेप्लिकेट कर सकता है आगे जाके, तो उसको मैं बोल दूंगा, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं बोल दूंगा ट्रांसफॉर्मेंट। कोई किसी को दिक्कत है तो बताओ। समझ आ गया? ट्रांसफॉर्मेंट। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो जो आगे जाके ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। क्लियर? चनप्रीत समझ में आ रहा है? चनप्रीत, भूमि, चनप्रीत है या गया? चनप्रीत, आ गया है सब समझ? इजी लग रहा है? ठीक है, आ रहा है समझ, चलो। अब ये देखो, ट्रांसफॉर्मेंट समझ आ गया। चलो, ठीक ठीक। और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब क्या किया जाए? ट्रांसफॉर्म भी कर दिया, 6 स्टेप यानी कि समझ आ गया। तो 7 स्टेप पर आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद। 7th स्टेप इज कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल्स। अब देखो, मेरा मोटिव क्या है पता है? मेरा मोटिव सिर्फ इतना नहीं है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं होस्ट सेल में ना। मैं ये भी चाहता हूँ कि होस्ट सेल में जाने के बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में जाने के बाद क्या करे? रेप्लिकेट करे, है ना? होस्ट सेल में जाने के बाद रेप्लिकेट करे, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाए। ठीक है। और क्या चाहता हूं मैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में जाने के बाद क्या करे? ट्रांसक्रिप्शन करे। ट्रांसक्रिप्शन करे, और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद क्या बनाए? एमआरएनए। और आगे जाके ये क्या करे? ट्रांसलेशन करे, और ट्रांसलेशन करने के बाद क्या बनाए? प्रोटीन बनाए। यही तो चाहता हूं मैं। अब अब क्यों ये जो प्रोटीन बना है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना है, राइट? ये जो प्रोटीन बना है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना है। तो क्या इस प्रोटीन को, ये जो खास तरह का ये जो प्रोटीन बन रहा है, इसको क्या मैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोल सकता हूँ क्या? सुनो, क्या इसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोल सकते हैं? हाँ, समझ आया? क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना है तो इसको मैंने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोल दिया। और एक और बात, भाई ये जो प्रोडक्ट बनेगा आगे जाके, वो किससे बन रहा है? वो फॉरेन जीन की मदद से बन रहा है, क्योंकि फॉरेन जीन के पास ही वो प्रॉपर्टी थी जिसकी मदद से ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन रहा है। तो उसको मैंने क्या बोल दिया? उस प्रोडक्ट जो बन रहा है मेरा, उसको बोल दिया फॉरेन जीन से बनने वाला प्रोडक्ट है ना वो तो इसलिए मैंने बोल दिया फॉरेन जीन प्रोडक्ट। इजी। लेकिन ये सब बनने से पहले भी एक प्रोसेस होती है, दैट इज कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल। इसमें क्या करते हैं भैया कि इसमें, सुनो, मुझे क्या करना है? होस्ट सेल फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने लिया था इस्चरेशिया कोलाई। इस्चरेशिया कोलाई जनरली यही है। इस्चरेशिया कोलाई के अंदर होस्ट सेल था, ये इसके अंदर मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। अब मैं क्या चाहूंगा कि अंदर जाके रेप्लिकेट करे, प्रोटीन बनाए, अपना रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाए, लेकिन एक ही तो इस्चरेशिया कोलाई में डाला है। कितने इस्चरेशिया कोलाई में आप डाल सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो? 1 2 3, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या? कितना प्रोटीन बन जाएगा एक इस्चरेशिया कोलाई में? नहीं। अब मुझे तो मास प्रोडक्शन करना है फॉर, एक मान लो मुझे क्या बनानी है? एक मेडिसिन बनानी है, एक एंटीबायोटिक बनानी है।
तो एक एंटीबायोटिक क्या मैं एक दो दवाई थोड़ी बनाऊंगा मैं, इसमें तो एक सॉल्ट भी ना बने ढंग का। तो मुझे क्या करना है, और मुझे मास प्रोडक्शन करना है, फॉर एग्जांपल मास प्रोडक्शन करना है, ट्रक्स में बनाना है, तो क्या एक इस्चर कोलाई से काम चल जाएगा? बोलो। एक इस्चर कोलाई से काम नहीं चलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इस्चर कोलाई को रेप्लिकेट कराना पड़ेगा, इसको कल्चर करवाना पड़ेगा, इसको रिप्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन तो ये इस्चर तभी कर पाएगा ना, जब इसको क्या दिया जाए, इसको फेवरेबल कंडीशन दिया जाए। और जब ये रिप्रोडक्शन करेगा, ये बात समझो, अब मुझे बार बार इसमें फॉरेन डीएनए डालने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था कि अगर एक बार बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ सेम जनरेशन के लिए वर्क नहीं करती है, आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वर्क करती है। तो एक बार अगर मैंने ईस्चर कोलाई में वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा, तो ईस्चर कोलाई की जो आने वाली जनरेशन है, उसमें ऑलरेडी वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो मैंने इस पेरेंट ईस्चर कोलाई में डाला था। ये बात में किसी को कोई डाउट? क्लियर सब? क्रिस्टल क्लियर? देखो, तो देखो, ईस्चर कोलाई में क्या डाल दिया हमने, ईस्चर कोलाई को हम देंगे सुटेबल कंडीशन, जैसे ऑप्टिमम इसको दिया जा रहा है, फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस दिए जा रहे हैं इसको, ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जा रहा है, ऑप्टिमम और क्या दोगे, पीएच, प्रेशर दे रहे हैं इसे, बराबर प्रेशर जितना इसे चाहिए, और ऑक्सीजन सरवाइव करने के लिए, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसको खाने के लिए, ताकि ये ग्रो कर सके। चलो, लेकिन ये सब क्या आप ऐसा हवा में तो नहीं चल सकता? या आप सोचो, अगर मैं किसी कल्चर प्लेट में ईस्चर कोलाई को ग्रो कराऊं, तो कल्चर प्लेट में तो ज्यादा से ज्यादा 10-20 या कितना ही कल्चर, तो आपको तो मास प्रोडक्शन करना है, पूरी दुनिया के लिए दवाई बनानी है। आप एक क्या हो, आप एक मेडिसिन की कंपनी हो। तो मेडिसिन की कंपनी को तो कल्चर प्लेट में थोड़ी मेडिसिन कोई एंटीबायोटिक बनाएगी। वो अगर एंटीबायोटिक बनाएगी तो मास प्रोडक्शन करेगा ना। मास प्रोडक्शन अगर करना है, तो मुझे एक बड़ा क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए, जिसमें मैं इस चरेशिया कोलाई को ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट ये सब दे सकूं। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा बायो रिएक्टर्स। ठीक है, किसका यूज करेंगे, बायो रिएक्टर्स, समझे? किसका यूज किया जाएगा, बायो रिएक्टर्स का यूज किया जाएगा। बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं भाई? बायो रिएक्टर समझ लो कुछ नहीं है ये। बायो रिएक्टर्स कुछ कुकर है, कुकर देखा है सबने? तो ये कुकर ही है, कुकर ही है, लेकिन बस थोड़े से लार्ज साइज के कुकर है। कितने लार्ज साइज के, समझ लो कि एक घर जितने बड़े कुकर है, ठीक है। एक 50 एक फ्लोर जितना हाइट है इनका, एक दो फ्लोर वाले बिल्डिंग जितनी हाइट है, 2 फ्लोर, और मतलब उतना ही ये क्या बोल रहा है, डायमीटर में भी है। और मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा कुकर है बायो रिएक्टर, ऐसे। तो इस बहुत बड़ा कुकर है। तो इसमें मैं इस्चरेशिया कोलाई ग्रो कर रहा हूँ। फर्मेंटर्स भी तो ऐसे ही होते हैं। आपने वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर देखो अगर आप, तो उसमें एनसीईआरटी में बना हुआ है। एनसीईआरटी में फर्मेंटर्स, बड़े बड़े फर्मेंटर्स बने हुए हैं, वो जो देखा है, जिसमें शराब बनाने के लिए बताया था मैंने, अल्कोहल, याद करो। हम्म। तो वैसे ही होते हैं फॉर बायोरिएक्टर्स। इसमें मैं क्या कराता हूँ, इनको ग्रो कराता हूँ, ठीक है। चलो, ग्रो भी हो गए। इसके बाद क्या किया जाए, लास्ट स्टेप बचता है। लास्ट स्टेप क्या है अपना, एट्थ प्रोसेस, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, देखो। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब आइसोलेटिंग द प्रोडक्ट
अब देखो बायोरिएक्टर में ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे मान लो प्रोडक्ट बन गया आपका, फॉरेन जीन प्रोडक्ट बहुत सारा बन गया है, तो उसको आइसोलेट भी तो करना है, निकालना है बायोरिएक्टर से। उसके बाद आइसोलेट, अभी तक तो सब चीजें इसमें मिक्स होंगी, तो मुझे उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा बायोरिएक्टर से निकालने के बाद। प्योरिफिकेशन करेंगे उसका। उसके बाद टेस्ट करेंगे, क्या जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो अप टू द मार्क है या नहीं, ये टेस्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट, उसको पैकेजिंग करेंगे। पैक करेंगे, अगर दवाई बना रहे तो भी पैकेजिंग तो जरूरी है ही। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, पैकेजिंग एंड कॉमर्शियलाइजेशन कर देंगे उसका, बाजार में आगे कॉमर्शियलाइज कर देंगे उसे। तो कॉमर्शियलाइजेशन, और ये सभी जितने भी स्टेप्स हैं, ठीक है, आफ्टर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन बायोरिएक्टर, दे आर गो थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। वो सीरीज ऑफ प्रोसेसेस क्या है? ये है सीरीज ऑफ प्रोसेसेस जो चार स्टेप्स बताए। आइसोलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड कॉमर्शियलाइजेशन। और ये जो सीरीज ऑफ प्रोसेस चल रही है, इसे ही क्या बोलते हो आप? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं इसे? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और इस तरह से आपकी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हाँ, चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपको वो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बता दिया मैंने, सारे के सारे स्टेप्स बता दिए। बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बीच बीच में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं फिल करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपका काम है, सभी से मैं ये चीज सुनूंगा, 8 के 8 स्टेप सुनूंगा सभी से। आइसोलेशन ऑफ जेनेट, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कटिंग ऑफ डीएनए यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उसके बाद क्या करता है? पीसीआर। पीसीआर के बाद क्या बताया? लाइगेशन। लाइगेशन के बाद इंजर्शन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, इंजर्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट। फिर क्या बताया? कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल बायोरिएक्टर में किया। फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, फाइनल। 8 स्टेप्स है, 8 के 8 स्टेप्स आप लोगों को याद हो गए होंगे आई होप। अगर थोड़ा थोड़ा समझ समझ के धीरे धीरे लिखना चाहो ना, तो लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हो, आपको बायोटेक इजीली, बहुत इजी, जितना इजी हो सकता था, ठीक है, उतना इजी तरीके से आपको समझ आ चुकी है। जो भी टफ टॉपिक्स बोले जाते हैं, पता है, ऐसे टॉपिक्स जिनको समझने में रात दिन लग जाते हैं लेकिन कभी समझ नहीं आता, वो टॉपिक आज आपने समझा है, वो है ये वाला टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन। इसे समझना बहुत मुश्किल बात है। आपको आसान लगा या नहीं लगा, ये बताओ। इजी था ना? अरे, और बताओ, कोई कोई डाउट रहा आज की क्लास में तो बताओ। हम्म। 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 हाँ, तो हमें तो उसी के उस, भाई एक बात बताओ, ये जो रेप्लिकेशन होगा, सुन लो सुन लो सुनो, ये जो ट्रांसक्रिप्शन और ये जो ट्रांसलेशन होगा ना, वो इस पर्टिकुलर जीन का होगा, इस प्रोडक्ट पर्टिकुलर जीन ही तो इसके पास क्या है। आपने देखा वेक्टर डीएनए तो एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का आगे जाके प्रोटीन थोड़ी बनेगा। प्लाज्मिड तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्रोटीन है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सर्कुलर डीएनए बोल रहे हैं, इसीलिए तो प्लाज्मिड लिया है, वरना एक्चुअल डीएनए नहीं ले लेता मैं। समझ आया? यही प्रॉपर्टी है कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो है इसके पास, लेकिन ये रेप्लिकेशन किसका करवा रहा है? मतलब खुद का रेप्लिकेशन करवा रहा है, लेकिन जब बात आएगी ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में, सिर्फ और सिर्फ कौन पार्ट लेगा? वो पार्ट लेगा सिर्फ फॉरेन जी। समझे? नहीं करता, ये तो बाहर होता है। आप कभी देखो, कभी प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट होता है ये सिर्फ। मैंने वो जनरल वाला डीएनए नहीं लिया जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, मैं चाहता तो वो भी ले सकता था, लेकिन वो नहीं लिया ना मैंने एज वेक्टर। एज वेक्टर मैं स्पेसिफिक क्रोमोसोम ले रहा हूँ, वो है प्लाज्मिड, ठीक है। और कोई सवाल? ठीक है, चलो फिर इस तरह से कथा समाप्त। मिलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ। हेलो?
हेलो हेलो हेलो। आपकी क्लास हम वही पहले जैसा करते हैं क्या? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन क्लास, फिर पूरे वीक छुट्टी। क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, ऑफलाइन तो अपना टीटीएस ही चलेगा। कौन? मंडे को टेस्ट ले रहे हैं? कोई बात नहीं। ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं। आप तो ऑफलाइन आ सकते हो ना? ठीक है, ऑफलाइन लो, ज्यादा बेटर है। तो और किसी को तो नेक्स्ट क्लास अगर हम नेक्स्ट क्लास हम लेंगे। आज क्या वार हो गया? थर्सडे हो गया। नेक्स्ट क्लास सैटरडे। सैटरडे क्लास लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। सैटरडे को अपनी क्लास है, ध्यान रखना। सैटरडे को अपनी क्लास है, और सैटरडे के बाद कब है क्लास? ट्यूसडे को नहीं है, मंडे को है। ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ओके। टाइम सेम ही है। टाइम 9 बजे। ठीक, चलो, राधे राधे।